Hello everyone, I welcome you all in this new lecture series on the topic of determinants. It is chapter 4 of class 12th NCERT. Now let's begin the discussion. The first question that might be coming in your mind is कि हम ये चैप्टर डिटरमिनेंट्स का पढ़ ही क्यों रहे हैं या फिर इसके क्या यूजेस हैं. एक्चुअली जो डिटरमिनेंट टॉपिक है ये एक फंडामेंटल टॉपिक है जो काफ़ी डोमेन्स में यूज़ होता है. मैथमेटिक्स में जो वेरियस डोमेन्स है, चाहे आप कैलकुलस की बात कर लीजिए जिसमें हम डेरिवेटिव, लिमिट, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ते हैं, उसमें बहुत एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स का. एलजेब्रा का जो पोर्शन है उसमें डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एक्चुअली डिटर्मिनेंट जैसे कि मैंने बताया एक फंडामेंटल की तरह वर्क करता है. काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें इन मिडल यूज़ होता है. किसी चीज़ को अगर हम फाइंड कर रहे हैं, कोई अगर थ्योरम है तो वो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होगी, या उस थ्योरम में अगर हम कुछ एक स्टेप है, कुछ स्टेप फाइंड करने का है, वो डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, हम ये भी देखते हैं कि हम डेरिवेटिव की मदद से कैसे पता लगा सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. बेसिकली जब हम इसको फर्दर स्टडीज़ में एक्सटेंड करते हैं, हम 3 डायमेंशन से उठकर 4 डायमेंशंस या 5 डायमेंशंस में ऑब्जेक्ट में जाते हैं या उनसे डील करते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं. हम उसमें भी फाइंड करते हैं कि क्या उस ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, उसका बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, राइट. और उस डेरिवेटिव की मदद से ही हम पता लगाते हैं क्या वहाँ पे इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, टेंजेंट कैसा है, उस पॉइंट पर नॉर्मल क्या है. उन सब चीज़ों को फाइंड करने के लिए थ्योरम्स हैं. उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास थ्योरम्स है. उन थ्योरम्स में हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू हमारी सपोज 0 आती है तो हम कह देते हैं कि वो सैडल पॉइंट है. वहाँ पे ना तो वो इंक्रीजिंग है फंक्शन, वहाँ ना वो डिक्रीजिंग है. तो ऐसे वेरियस एप्लीकेशंस हैं एलजेब्रा में, बहुत सारे एप्लीकेशन. विद दिस चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है. एक्चुअली डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, हम मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है. सो अगर मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो मैं उस मैट्रिक्स से एक नंबर को एसोसिएट कर सकता हूँ. उस नंबर को मैं डिटर्मिनेंट बोलूँगा. ये इसको एक रॉ तरीके से, एक रॉ फॉर्म में डिफाइन करने का तरीका है, राइट. बेसिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक मैट्रिक्स की एक वैल्यू होती है जो उससे एसोसिएटेड होती है. अब एक पर्टिकुलर वे है, एक तरीका है उस वैल्यू को फाइंड करने का. वो तरीका क्या है हम आगे अभी देखेंगे, राइट. देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स, अगर मेरे पास कोई एम मैट्रिक्स है और के कोई सेट ऑफ नंबर्स है ना, वो नंबर जो है, इंपॉर्टेंट बात है कि वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है. अगर वो नंबर है और मैं एक फंक्शन ऐसा कुछ डिफाइन कर देता हूँ फ्रॉम मैट्रिक्स टू नंबर, देन दिस दिस एफ ए इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एग्जैक्टली ये डिटर्मिनेंट होता नहीं है, बट ये एक एनालॉजी की तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई सेट ऑफ मैट्रिक्सेस है, मेरे पास बहुत सारी मैट्रिक्सेस हैं, सपोज मेरे पास 1 to 10 मेरे पास मैट्रिक्सेस हैं, तो हर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड मैं एक नंबर बता सकता हूँ. उस नंबर को मैं डिटर्मिनेंट बोलता हूँ. और वो नंबर मैं कैसे बताऊँगा या फिर वो डिटर्मिनेंट मैं कैसे बताता हूँ, उसको बताने का एक तरीका है. बेसिकली एक मेथड है जिसकी मदद से मैं उस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँगा और बताऊँगा कि हाँ इसका डिटर्मिनेंट ये है. इस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करके जो नंबर मुझे मिलता है उसे मैं डिटर्मिनेंट कहता हूँ, ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि हम डिटर्मिनेंट को इन 3 तरीके से डिनोट करते हैं. नोट दिस थिंग. हम डिटर्मिनेंट को, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी डिटर्मिनेंट को बता सकते हैं, और एक ऐसे, ये छोटा सा ट्रायंगल बनाकर इसमें यहाँ पे इस रीजन को थोड़ा डार्क कर दिया. ये 3 तरीके हैं जिससे हम डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं. ओके. नाउ अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा, और उसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, मतलब समवॉट सिमिलर टू मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा. और हम ये भी जानते हैं कि इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट. अब कुछ रिमार्क हैं और ये रिमार्क इंपॉर्टेंट है. फॉर मैट्रिक्स ए दिस इज रेड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसको जब हम पढ़ेंगे, इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोनाउंस करेंगे इंस्टेड ऑफ मॉड
ऑफ ए, हम जानते हैं ये मॉडुलस का साइन होता है, राइट। मॉड एक्स हो गया या फिर मॉड वन होता है, तो हम इसको एज ए मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। और हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें डिटर्मिनेंट पढ़ना है? ऑब्वियसली जब हमारी मैट्रिक्स ए, जब हम मैट्रिक्स, अगर जो हमारी मैट्रिक्स है यानी कि मॉडुलस के अंदर जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स है बेसिकली, तब हम उसे डिटर्मिनेंट बोलेंगे, राइट। और ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिटर्मिनेंट एप्लीकेबल है, बेसिकली हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब एक बात ये है, एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों निकाल सकते हैं और किसी मैट्रिक्स का क्यों नहीं निकाल सकते? बेसिकली इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप ये सीखोगे कि हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं किसी मैट्रिक्स का। उस मेथड से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में कुछ उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। लेट्स सी नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन। ना अगर मेरे पास कोई मैट्रिक ऑर्डर वन की मैट्रिक्स है तो ऑब्वियसली उसके जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है ना वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, राइट। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ये इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। अब ऑर्डर टू की मैट्रिक्स को देखते हैं। ओके, ऑर्डर टू की सपोज अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा? यहाँ पे शो किया हुआ है, मैं इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे को ये मिलेगा, माइनस एक माइनस का साइन लगाऊंगा, देन इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मेरे पास 2 4 -1 2 है, राइट, तो मैं कैसे डिटरमिनेंट निकालूंगा? सपोज मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मेरे पास 1 0 0 1 ये कोई एक मैट्रिक्स है, आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आएगा, इससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास 1 आएगा, 1 इज मल्टीप्लाइड विद 1, आई गेट 1। ओके, मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, देन इस ज़ीरो को, इस ज़ीरो एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा? ज़ीरो मिलेगा। सो 1 - 0 1। सो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ गया उसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। आपको एक नंबर मिल रहा है, डेफिनेशन में भी कहा था कि एक नंबर एसोसिएट करते हैं हम मैट्रिक्स के साथ, उसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन बीच में आता है कि क्या ये नंबर यूनिक होता है हर मैट्रिक्स के लिए? नहीं, मैट्रिक्स के दो अगर अलग अलग मैट्रिसेस हैं उनके लिए डिटर्मिनेंट सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट। नाउ इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, बेसिकली ये 2 4 -1 2 मैट्रिक्स गिवन है। अगर मुझे सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने बी नाम दे दिया, तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा। सो 2 टाइम्स 2 दैट इज़ 4, माइनस साइन, रिमेंबर एक माइनस साइन लगाएंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, व्हाट वी गेट -4, सो इट इज़ 8, राइट, वी गेट 8 एज द आंसर। सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, देन सब्ट्रैक्शन का साइन इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। नाउ ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है आपको इसके पीछे का भी लॉजिक भी पता चलेगा, चलिए मैं अभी बता देता हूँ। हम ये जो साइन है हम ये एक रूल के अंडर इसको पता लगाते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा या पॉजिटिव का साइन आएगा। ये चीज़ ज़्यादा क्लियर तब होती है जब हम 3/3 या फिर इससे बड़ी मैट्रिसेस में डील करते हैं। इन अवर सिलेबस मैक्सिमम 3/3 मैट्रिसेस तक ही हम देखेंगे। सो बेसिकली एक रूल है -1 पावर i प्लस जे। आपको पता है i प्लस जे क्या होता है? कोई एलिमेंट है उसमें ith रो का वो एलिमेंट है और jth कॉलम का वो एलिमेंट है, ये वो पोजीशन बताते हैं, ठीक है। सो -1 पावर i प्लस जे, इस रूल की मदद से हम पता लगाते हैं कि किसी भी एलिमेंट से पहले नेगेटिव का साइन आएगा या पॉजिटिव का साइन आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। यहाँ पे एक और ये एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट अगेन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। यहाँ x प्लस 1, ओके, यहाँ x -1 और x, ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, यानी कि x -1 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 से। इसकी मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1, राइट। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो 1 इज अ डिटर्मिनेंट, राइट। I hope it is also clear. Now you are clear with how we multiply, basically how we find the determinant in case of matrix of order 2 by 2, right? Okay. अब
मेरे पास अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हो तब मैं कैसे डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, अब उसको देख लेते हैं। बेसिकली मेरे पास अगर कोई ये मैट्रिक्स है, सपोज ये मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, तो मैं इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3, मैं इन सभी रोज, इन सभी कॉलम्स के रेस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ। किसी भी रेस्पेक्ट में आप डिटर्मिनेंट निकालो, आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा उस मैट्रिक्स के लिए वो सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम किस रो के या फिर किस कॉलम के रेस्पेक्ट में निकालें, ये एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के हिसाब से। बेसिकली जिस रो में या फिर जिस भी कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा होती हैं, उस रो को या उस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं, उस रो या उस कॉलम के अलोंग हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्योंकि हर तरीके से डिटर्मिनेंट सेम ही आता है, इसीलिए हम अपनी सिंप्लिसिटी को सर्च करते हैं और उस रो या उस कॉलम को देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा है। आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ से हमें क्या फ़ायदा होता है आगे, जब हम ये देखेंगे कि हम 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालते कैसे। सो लेट्स सी, अगर मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको निकालने से पहले एक रूल, जैसे मैंने अभी बताया i-1 पावर i प्लस जे, इसी को ही अगर मैं 3/3 पे अप्लाई करूं तो मैं पाऊंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे ये साइन मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे देख लेते हैं। ये भी मुझे पता है इस पोजीशन पे क्या होता है, 1 होता है, राइट। सो -1 की पावर 1 + 1 दैट इज -1 की पावर 2 दैट इज प्लस पॉजिटिव साइन +1, राइट। सो इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ गया। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है A12, राइट, A12। सो -1 की पावर 1 + 2 दैट इज -1 की पावर 3 एंड -1 की पावर 3 इज -1, देयरफॉर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्योंकि और देख लेते हैं, सपोज अगर मैं इसको देख लूँ तो ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे होगा 3/2 A32, राइट, A32, ये थर्ड रो का सेकंड कॉलम है। तो अगर मैं -1 पावर 3 + 2 करता हूँ, सो आई गेट -1 पावर 5, राइट, एंड 5 इज एन, and if I solve it I get -1, right. So here we have negative sign, this is the reason. So इस बेसिकली रूल की मदद से ही हमने एक ये ऐसे मैट्रिक्स ही बना ली है, या फिर एक याद करने का तरीका सा बना लिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो, आइदर आप हमेशा इस रूल को अप्लाई करते रहो और एक बेसिक से ये याद रख लो और सॉल्व कर लो। बेसिकली आपको ये रूल इसलिए पता होना चाहिए ताकि आप हायर जो ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं उनके साथ भी डील कर सको। क्योंकि हमारे सिलेबस में 3/3 तक की ही हैं, इसीलिए हमारा इसे याद करने से कम बन जाता है। अब एक पॉइंट और, ये यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा था, अगर मैं इसका भी रीज़न आपको बताऊँ तो देखो, मेरे पास ये मैट्रिक्स है, बेसिकली मेरे पास ये मैट्रिक्स है। सो इस इस इसके अकॉर्डिंग जो साइन होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस, राइट, कुछ ऐसे साइन होंगे। तो अगर मैं इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज यहाँ पे 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1 × 4 इज़ 4, 2 × 3 इज़ 6। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और आएगा। वाई नेगेटिव साइन, बिकॉज ये नेगेटिव साइन इज एसोसिएटेड विद दिस नंबर, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इस नंबर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए एक यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट इन केस ऑफ 3/3 मैट्रिसेस। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। सो अब देखते हैं उसे एक्सपेंड कैसे करते हैं। बेसिकली सपोज अगर मैं रो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये रो 1 है, इसके अलोंग मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा A11, राइट, A11 लिखूँगा। और चूँकि मुझे पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन में होता है, इसलिए मैं इसके साथ
एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। अब इस रो को और इस कॉलम को आप वैनिश कर दीजिए, हटा दीजिए। आपके पास क्या बचा, ये एक छोटी सी मैट्रिक्स बची। अब इसका सिंपली 2x2 मैट्रिक्स की तरह इसका डिटरमिनेंट निकालिए। इस क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई एंड इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई, और एक बीच में नेगेटिव साइन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, कर देते हैं हम इसकी मल्टीप्लाई। बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव साइन ऑफ A11, राइट। सो A22 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A33 से, माइनस A32 की मल्टीप्लाई हो जाएगी A23 से, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट एलिमेंट। मुझे इस पूरी रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, याद रखिए इस पूरी रो के अलोंग एक्सपेंड करना है ना। अब सेकंड एलिमेंट को लेते हैं और सेकंड एलिमेंट के साथ एक नेगेटिव साइन आएगा, राइट। हम जानते हैं सेकंड के साथ नेगेटिव साइन आता है। कैसे देख सकते हैं, हम दो तरीके से देख सकते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग और उस रूल से ही जो हमने एक मैट्रिक्स ही बना ली साइंस की, उसकी मदद से भी हम देख सकते हैं, राइट। अब अगेन करना वही है, जिस एलिमेंट को देख रहे हैं उसके अलोंग वाली रो और कॉलम उसको हटा देंगे। बाकी का ये जो बचा एक छोटा सा A21, A23, A31 और A33, इसका वही 2x2 की तरह हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और उसको इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, राइट। हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब केवल हमारी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बचा हुआ है जिसके साथ हमने नहीं लिखे ये। अब थर्ड एलिमेंट भी ले लेंगे। थर्ड एलिमेंट हमें पता है ये पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव साइन आएगा A13। अब इसके साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दीजिए। एक ये फिर से एक छोटी सी मैट्रिक्स बची, इसको फिर वही 2x2 की तरह सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा, A21 इंटू A32 माइनस A31 A22। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये जो पूरा आया है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर, क्योंकि ये सारे A11, A22, A23, A31 ये सभी क्योंकि एक रियल नंबर ही है, हमारे पास एट द एंड जो नंबर आएगा वो एक रियल नंबर आ जाएगा, सिंपली, राइट। ये एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हम कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का। यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोसीजर कि हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो साइन के लिए वो रूल यूज़ किया हुआ है -1 की पावर i प्लस जे, चूँकि A11 है तो i और j की वैल्यू 1 और 1 हो गई, तो 1 और 1 2 हो गया, इसलिए -1 की पावर 1 + 1 दैट इज़ 2, इसलिए एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। उसी तरीके से हम पूरी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, कर लेंगे। नाउ जरूरी नहीं है हम रो 1 के अलोंग करें, रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास अगेन वही सेम आंसर आएगा। कॉलम 1, कॉलम रो 3 के अलोंग कर लो, कॉलम 1 के अलोंग कर लो, कॉलम 2, कॉलम 3 किसी के भी अलोंग कर लो, वी आर गोइंग टू गेट द सेम डिटर्मिनेंट, राइट। अब इसको सिंपली ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। जस्ट ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बिकॉज यहाँ पे हम वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं। जब हम नंबर्स के साथ डील करेंगे तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। उससे पहले ये रिमार्क देखते हैं, चलिए। रिमार्क, फॉर द ईजियर कैलकुलेशन वी ऑलवेज एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along the rows और कॉलम विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। वही जो बात मैं बता रहा था कि हम उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज़्यादा जीरोज होती हैं। अब एक्चुअली वो हम ऐसे क्यों करते हैं, देखो जब हम उससे उस रो या उस कॉलम में डील करेंगे तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे ना वो उसी रो के या उसी कॉलम के आएंगे। चूँकि अब वो एलिमेंट उनमें से एक एलिमेंट ज़ीरो है, इसलिए क्या होगा, अगर सपोज A22 ज़ीरो है तो उससे क्या होगा, ये पूरा ही जो टर्म होगा ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से सपोज मेरे पास 2 आता है या फिर 4 आता है, ठीक है, और अगर मेरे पास ये ज़ीरो है तो जब मैं ज़ीरो की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। सो उससे क्या होगा, ये ओवरऑल जो होगा, ये ओवरऑल पार्ट ये ज़ीरो बन जाएगा, राइट। अगर सपोज उसमें उस रो में या फिर उस पर्टिकुलर कॉलम में मेरा ये 2 3 भी ये भी ज़ीरो होता है तो उससे क्या होगा, ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो मेरे को बस केवल ये सॉल्व करना रह जाएगा, केवल इतना पार्ट सॉल्व करना रह जाएगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाले रो या मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद दिस यू कैन मल्टीप्लाई इट विद +1 और -1 अकॉर्डिंग टू दिस एज इवन और ऑड। ये कुछ नहीं है, ये सिंपली इसी रूल को ही सिंप्लीफाई करके बता रहा है।
हम ये चेक कर लेंगे कि आई प्लस जे, इंस्टेड ऑफ कि देखना कि पावर कैसी है, हम ये देख लेंगे आई प्लस जे एड अप करके क्या एक इवन नंबर बन रहा है या ऑड नंबर बन रहा है। अगर इवन नंबर बनेगा तो +1, अगर ऑड नंबर बनेगा तो -1। बस ऐसे सिंपली हम फाइंड कर लेंगे। थर्ड, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ये है, बी ये है, देन इट इज़ easy to verify that A is equals to 2B. Also, determinant is this. Okay, हम यस ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज ट्वाइस ऑफ बी मैट्रिक्स, राइट। बी मैट्रिक्स में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। इसके अलावा जो एक पॉइंट है वो ये है कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -8 है, बी का -2 है। ऑब्जर्व दैट determinant of A is 4 times minus of 2, that is 2 square of determinant of B, or determinant of A is 2 power n of determinant of B, where n is 2 is the order of the square matrix A and B. Now ये एक बड़ा important application है, not sort of application but एक ये जनरल रिजल्ट है। ओके ये वाला ये एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट से हम ये बता लगा सकते हैं कि हमारे डिटरमिनेंट क्या आएगा। बेसिकली अगर मुझे मेरी मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन पता है, अगर मेरा ये रिलेशन है मेरी दोनों मैट्रिक्स के बीच में, तो मैं बता सकता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन आएगा। सपोज कंसिडर करो एक सिनारियो कि मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और मुझे ये दिख रहा है साफ साफ, मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को देख के पता चल रहा है कि ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बी। इसके अलावा मुझे अगर पता है कि मेरा डिटरमिनेंट जो है ए मैट्रिक्स का वो कोई नंबर सपोज 10 है, राइट। सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर मेरा डिटरमिनेंट मुझे पता है ये 10 है, राइट, उस केस में मैं बहुत ईजिली बता सकता हूँ कि मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा विदाउट सॉल्विंग दिस, मतलब विदाउट गोइंग विद दैट जनरल प्रोसीजर। या फिर अगर मेरे को मेरा बी का डिटरमिनेंट पता है, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है, तो मैं सिंपली ए का बहुत ईजिली बता सकता हूँ, राइट। तो ये वही रूल है जिसकी मदद से मैं बता सकता हूँ। इस रूल को हम आगे अभी और देखेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये आगे आई गेस एक MCQ में भी है, राइट। सो दिस एग्जाम्पल 3 वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी विल लीव हेयर। टिल देन आप ये रिवाइज कीजिए जो आज बताया। इन केस आप कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस बाय वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू।